बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोनीट। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी MGT 501 की मिड टर्म की प्रिपरेशन के हवाले से वीडियो। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है जो जॉब होल्डर्स हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो लेक्चर्स बैठ के लें। अगर आप लोग लेक्चर वॉच करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से जाके वॉच कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप वैसे ही प्रिपरेशन करने के लिए आया है तो ये आप बहुत अच्छी जगह पर आए हो और आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं है तो मैं आप लोग को बता दूँ, हमारे चैनल पर डिफरेंट सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उनको वॉच कर सकते हो। इसके अलावा आपको असाइनमेंट और GDP के प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं, टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है आपको। इसके अलावा आपको फाइनल टर्म और मिड टर्म के हवाले से पेपर रिव्यूज़ भी शेयर किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताई जाती हैं और पेपर होने से पहले हर सब्जेक्ट की अलग अलग गाइडलाइन भी प्रोवाइड की जाती है और उसका मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है ड्राइव लिंक में, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके अलावा आपके साथ अनाउंसमेंट्स और लेटेस्ट अपडेट्स भी शेयर की जाती हैं और क्विज की भी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा अपलोडेड हैं जो आप पेपर देने से पहले जाने से पहले आप उसको वॉच कर सकते हो और आपके काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ प्रोवाइड की गई हैं। क्विज़ेस की वीडियोस भी, अनाउंसमेंट्स और लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइमली अपडेट किया जाता है, हर एक चीज़ को फुल डिटेल के साथ बताई जाती है हर एक चीज़। इसके अलावा इंग्लिश कोर्स हम करा रहे हैं, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेपरेट है, 2 मंथ का कोर्स है और 2 मंथ के बाद आपकी ये है कि बहुत अच्छे से बोलने लग जाओगे इंग्लिश। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके इसको असेस कर सकते हो, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा हम LMS की जो सर्विसेज हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं, LMS भी हैंडल करते हैं और पेड सर्विस जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप लोग को कोई भी सर्विस करवानी हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वेरी सुन हमारे चैनल पे फिग्मा की सीरीज़ और वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ अपलोडेड होने वाली है कोर्सेज़ की, तो अगर आप लोग उसको करना चाहते हो तो आप लोग अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी कोर्सेज की सीरीज स्टार्ट हो तो वो आप लोगों को एज सुन एज पॉसिबल मिल जाए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो कहते हैं टॉप लेवल के जो मैनेजर्स हैं वो कौन से रोल जो है वो परफॉर्म करते हैं, तो उनको इनकी क्या कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है ऑपरेशनल मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर, टेक्निकल मैनेजर या स्ट्रैटेजिक मैनेजर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे मैनेजर्स क्या होती हैं। द मेंबर हु पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट प्रोसेस बाय प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग और कंट्रोलिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, यानी ऐसे मेंबर जो मैनेजमेंट प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं, कैसे उसको प्लान करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको लीड करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज के साथ, तो उन बंदों को हम कहते हैं मैनेजर। ठीक है, मैनेजर बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है स्ट्रैटेजिक मैनेजर। स्ट्रैटेजिक मैनेजर वो होते हैं जो सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के और ये ओवरऑल मैनेजमेंट के रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। लाइक ये टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं उनको स्ट्रैटेजिक मैनेजर कहा जाता है। फिर होते हैं हमारे पास टेक्निकल मैनेजर। टेक्निकल मैनेजर वो होते हैं जो मिडल मैनेजर होते हैं, क्योंकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ये होते हैं लेकिन स्ट्रैटेजिक और ऑपरेशनल मैनेजर के दरमियान होते हैं। तो आपका ये भी MCQs आ सकता है कि मिडल मैनेजर कौन सी होती हैं, तो मिडल मैनेजर को टेक्निकल मैनेजर भी कहती हैं, ये आपने बात याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेशनल मैनेजर। ऑपरेशनल मैनेजर को हम लोअर लेवल मैनेजर कहते हैं जो सुपरवाइज करते हैं ऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन को सुपरवाइज करते हैं। और ये जो मैनेजर्स होती हैं इनको कुछ टाइटल्स दिए जाते हैं जैसे सुपरवाइजर या सेल मैनेजर की कैटेगरी में लाके इनको दिया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन था टॉप लेवल मैनेजर जो है वो कौन से रोल परफॉर्म करते हैं। तो हमारे जो हमने पढ़ा स्ट्रैटेजिक मैनेजर है वो सीनियर एग्जीक्यूटिव है, तो हमारा इसका आंसर होगा टॉप लेवल मैनेजर आर सेड टू परफॉर्मिंग स्ट्रैटेजिक रोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज एज अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर टू द सबऑर्डिनेट्स, यानी ऐसा कौन सा बंदा है जिसके पास अथॉरिटी है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर दे सकता है। ऑप्शन है फंक्शनल, स्टाफ, ऑपरेशनल और लाइन मैनेजर। अब देख लेते हैं हम, सबसे पहले हम देखते हैं अथॉरिटी बेसिकली होती क्या है। तो अथॉरिटी मीन्स द ऑफिशियल राइट टू मेक डिसीजंस, गिव ऑर्डर्स एंड एक्सपेक्ट अदर टू फॉलो दोज ऑर्डर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी का मतलब है यानी ऑफिशियल राइट हो आपके पास, आप डिसीजन ले सको, आप ऑर्डर दे सके हो और इस बात की भी आपको श्योरिटी हो कि आप जो ऑर्डर दे रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन में आपके ऑर्डर को फॉलो भी किया जाएगा। तो ये चीज़ होती है अथॉरिटी। अथॉरिटी की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले आती है लाइन अथॉरिटी। लाइन अथॉरिटी में हमारा आता है, तो सबसे पहले हमारा लाइन अथॉरिटी में आता है लाइन अथॉरिटी गिव्स अ मैनेजर द राइट टू डायरेक्ट द कंट्रोल ऑफ द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट्स। लाइन अथॉरिटी एक मैनेजर को ये राइट देता है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर डायरेक्टली कंट्रोल रखे। इट क्रिएट अ बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ये बॉस और एम्प्लॉय के दरमियान एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करता है। वेयर एम्प्लॉय मस्ट फॉलो द मैनेजर्स इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट द टास्क, जहाँ पे एम्प्लॉयज को मैनेजर्स के इंस्ट्रक्शन को लाजमी फॉलो करना पड़ता है। तो लाइन मैनेजर एक ऐसा मैनेजर है जो राइट देता है
सबऑर्डिनेट्स ताकि वो उसके ऑर्डर को फॉलो करें। नेक्स्ट है स्टाफ अथॉरिटी। स्टाफ अथॉरिटी जो है वो मैनेजर्स और डिपार्टमेंट को एडवाइस करता है, उसको सपोर्ट करता है और लाइन मैनेजर को असिस्ट करता है, यानी उसको चीजें बताता है। स्टाफ अथॉरिटी जो है डज नॉट गिव एनी डायरेक्ट ऑर्डर टू द एम्प्लॉय। स्टाफ जो होती है अथॉरिटी वो डायरेक्टली ऑर्डर नहीं दे सकती एम्प्लॉयज को, बट हेल्प लाइन मैनेजर मेक डिसीजन बेटर। बट ये लाइन मैनेजर को डिसीजंस देती है, अपने आइडियाज देती है ताकि जो फैसले हैं उसको बेहतर बना सके। फॉर एग्जांपल एचआर और जो लीगल डिपार्टमेंट होती हैं वो स्टाफ अथॉरिटी में आती हैं। थर्ड है हमारे पास फंक्शनल अथॉरिटी। फंक्शनल अथॉरिटी इज गिवन टू द एक्सपर्ट इन स्पेसिफिक एरिया। तो ये स्पेसिफिक एरिया में दी जाती है एक्सपर्ट लोगों को। दे कैन मेक डिसीजंस, ये डिसीजंस ले सकते हैं एंड गिव ऑर्डर्स टू रिलेटेड टू देयर एक्सपर्टीज, यानी वो किसी स्पेसिफिक चीज में अगर एक्सपर्ट हैं तो उससे रिलेटेड वो ऑर्डर दे सकते हैं, इवन इफ इट इज इफेक्टेड अदर डिपार्टमेंट, यानी अगर ये दूसरे डिपार्टमेंट को इफेक्ट भी कर रहा है तब भी वो ऑर्डर दे सकते हैं। लाइक उनके पास इतनी अथॉरिटी होती है। फॉर एग्जांपल जो आईटी के मैनेजर्स होती हैं, जो क्वालिटी कंट्रोल के एक्सपर्ट होते हैं, तो वो फंक्शनल अथॉरिटी में आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड एज द अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर टू द सबऑर्डिनेट। तो हमने लाइन अथॉरिटी में पढ़ा कि लाइन अथॉरिटी एक मैनेजर को ये राइट देती है कि वो सबऑर्डिनेट्स के जो डिसीजंस हैं वो उसका फैसला कर सकें, और बाकी मैनेजर्स भी जो होते हैं वो उसकी इंस्ट्रक्शंस को बाकी जो एम्प्लॉयज होती हैं वो भी उसकी इंस्ट्रक्शंस को कम्प्लीटली फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग टास्क को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग सेफ्टी एंड हेल्थ इश्यूज ऑफ एम्प्लॉय। यानी ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो एम्प्लॉयज के हेल्थ और सेफ्टी रूल्स को रिस्पॉन्सिबल है, उसको हैंडल करता है। तो ऑप्शन है हमारे पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट और प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट। तो देख लेते हैं हमारे जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है ये सेलिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करता है, उसकी ब्रांडिंग पर फोकस करता है और जो कस्टमर होता है उसको मैनेज करता है, उसके रिलेशनशिप को, ताकि मार्केट का जो शेयर है वो और ज़्यादा बढ़ सके। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, कंपनी की मनी को मैनेज करता है, जिसमें आ जाता है उसका बजट, उसकी इन्वेस्टमेंट, उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जितनी भी होती है वो एक फाइनेंस डिपार्टमेंट हैंडल करता है। फिर आता है हमारे पास एचआर डिपार्टमेंट। एचआर जो डिपार्टमेंट होता है ये लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज करता है, उसकी हायरिंग देखता है, उसकी ट्रेनिंग देखता है, उसकी ऑल अदर जो नीड होती है ना वेल बीइंग की, उन सबको देखता है। और जो प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट होता है ये हमारे डिपार्टमेंट होता है, ये परचेजिंग में इन्वॉल्व परचेजिंग एंड एक्वायर ऑफ रॉ मटेरियल, यानी ये परचेज करता है और लेकर आता है रॉ मटेरियल जितना भी एक चीज में चाहिए होता है ना, और गुड्स नीडेड फॉर द बिजनेस। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये रॉ मटेरियल एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होती है बिजनेस में काम करते हुए, तो ये वो डिपार्टमेंट होता है जो ये चीज़ें लेकर आता है। तो हमारा क्वेश्चन था कि कौन सा डिपार्टमेंट है जो सेफ्टी और हेल्थ इश्यूज एम्प्लॉयज के देखता है। तो बेसिकली हमारा एचआर जो डिपार्टमेंट है वो ये चीज़ देखता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट दैट इज कंसर्न विद द डैश डायमेंशन। यानी ह्यूमन रिसोर्सेज जो मैनेजमेंट है ये मैनेजमेंट का ये कौन सा पार्ट है जो कंसर्न होता है किस डायमेंशन के साथ। तो टेक्नोलॉजी, पीपल, फाइनेंशियल या एसेट। देख लेते हैं हम, जब पीपल होती हैं एचआर इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ एक्टिविटीज रिगार्डिंग पीपल। एचआरएम जो है ये डेफिनेशन है उस स्टडी की रिगार्डिंग पीपल, यानी लोगों के हवाले से पढ़ना, वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो आपके साथ काम कर रही होती है। मैनेजमेंट इज बाय डेफिनेशन, ये एक डेफिनेशन है। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, एक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के ह्यूमन को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ कोऑर्डिनेट एक्शन ऑफ 2 और मोर पीपल। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 या 2 से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं तो उनको कैसे ऑर्गेनाइज करना है ये एक एचआरएम का डिपार्टमेंट होता है ये चीज देखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे टेक्नोलॉजी। दीज आर एडवांसमेंट्स, ये एडवांसमेंट होती है लाइक कंप्यूटर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, दैट द अल्टर्स द वर्क प्लेस एंड हाउ इन्फॉर्मेशन इज स्टेट। जो ये चीज देखता है कि वर्क प्लेस में कैसे अल्टर करना है और इन्फॉर्मेशन को कैसे शेयर करना है, बट दे आर व्यूड एज चैलेंज, बट इनको एज अ चैलेंज भी देखा जाता है, एज अ टूल भी देखा जाता है, लेकिन ये एचआरएम की जो प्राइमरी डायमेंशन है ये नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंशियल। दिस रेफर टू द मॉनिटरी रिसोर्सेज, ये मॉनिटरी रिसोर्सेज से रेफर करता है, जैसे बजटिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया ऑफ ऑफ फेम, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन की फेम से मॉनिटरी रिसोर्सेज जैसे ये देखता है। वाइल एचआरएम कंसिडर अ लेबर कोस्ट, जो एचआरएम है ये लेबर की कोस्ट देखता है। फाइनेंशियल इज अ सेपरेट रिसोर्सेज मैनेज बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब फाइनेंशियल जो है ये एक अलग रिसोर्सेज है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में होता है। ठीक है, तो इसका इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। नेक्स्ट है हमारा एसेट। इन मॉडर्न एचआरएम पीपल आर व्यूज एज वैल्यूड एसेट और सोशल कैपिटल। तो मॉडर्न एचआरएम में क्या होता है, लोग वैल्यू एसेट को देखते हैं और सोशल कैपिटल देखते हैं, दैट कंट्रीब्यूट कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, जो
कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को कंट्रोल करते हैं। हाउएवर द मैनेजमेंट डायमेंशन इटसेल्फ इज स्पेसिफिकली कॉल्ड द पीपल डायमेंशन। अब जो मैनेजमेंट होती है इसको स्पेसिफिकली जो हो वो पीपल की डायमेंशन कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा पीपल, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट दैट इज कंसर्न विद द डैश डायमेंशन। ह्यूमन रिसोर्सेज किसकी स्टडी है? पीपल की। तो पीपल के अकॉर्डिंग जितना भी काम होगा वो पीपल की डायमेंशन के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following is a forecasting technique that involves experiment a real world situation through a mathematical model? यानी जितने ऑप्शन नीचे दिए गए हैं इज अ फोरकास्टिंग टेक्निक, इसमें फोरकास्टिंग टेक्निक है दैट इन्वॉल्व एक्सपेरिमेंट अ रियल वर्ल्ड सिचुएशन, जो एक्सपेरिमेंटली एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन में पैदा होती है थ्रू अ मैथमेटिकल मॉडल, यानी मैथमेटिकल मॉडल से जो प्रोड्यूस होती है। तो वो कौन सी है? तो हमारा है साइमुलेशन, मॉडलिंग, मोकअप या रेप्लिकेशन। तो देख लेते हैं साइमुलेशन क्या होती है। एक ऐसी टेक्निक होती है एक्सपेरिमेंट के लिए विद अ रियल वर्ल्ड सिचुएशन, एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन में होती है थ्रू अ मैथमेटिकल मॉडल रिप्रेजेंटेशन दैट सिचुएशन। एक ऐसी टेक्निक जो एक्सपेरिमेंटली काम करती है विद अ रियल वर्ल्ड सिचुएशन, एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन में काम करती है थ्रू अ मैथमेटिकल मॉडल रिप्रेजेंटिंग दैट सिचुएशन, एक मैथमेटिकल मॉडल के थ्रू काम करती है ताकि उस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करे। इट क्रिएट एन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट दैट अप्रोप्रिएट एक्चुअल कंडीशन। ये एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, दो एक्चुअल कंडीशन को मीट करती है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट और सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड लाइक मैथमेटिकल फार्मूला। जैसे हम मैथ में काम करते हैं ना, एक एब्स्ट्रैक्शन की तरह ही काम करती है। लाइक जैसे हम लेट कर देते हैं किसी भी चीज़ को, एब्स्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग करती हैं, वो रियल वर्ल्ड में काम हम उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एब्स्ट्रैक्शन लगाते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। इससे हमें पता होता है कि फॉर्मूला कैसे सॉर्ट होगा, तो वो होती है हमारे पास मॉडलिंग। नेक्स्ट है मॉकअप, अ फिजिकल फुल स्केल मॉडल ऑफ अ डिजाइन और डिवाइस यूज फॉर टीचिंग, डिमॉन्स्ट्रेटिंग और इवेल्युएशन। एक ऐसा फिजिकल फुल स्केल मॉडल डिजाइन का और डिवाइस का जो टीचिंग के लिए यूज हो, डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए यूज हो और इवेल्युएशन के लिए यूज हो। ये जो है ये ज्यादातर टेक्निकल ट्रेनिंग में यूज होता है मॉकअप। नेक्स्ट है हमारे पास रेप्लिकेशन, द एक्ट of exactly duplicating or repeating a process of experiment to verify result or ensure constancy in different scenarios। यानी ऐसा एक्ट जो एग्जैक्टली डुप्लीकेट बनाए और रिपीट करे उन प्रोसेस को जो एक्सपेरिमेंट में हो, ताकि ये चीज़ वेरीफाई किया जाए कि जो रिजल्ट है वो इंश्योर करे डिफरेंट सिनेरियोज में देखे क्या वो वही रिजल्ट आ रहा है, रेप्लिकेट तो नहीं हो रहा, डुप्लीकेट तो नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोरकास्टिंग टेक्निक। फोरकास्टिंग वो कौन सी टेक्निक है जो इन्वॉल्व करती है एक्सपेरिमेंट रियल वर्ल्ड सिचुएशन के एक मैथमेटिकल मॉडल को। तो हमने साइमुलेशन में पढ़ा कि ये एक ऐसी टेक्निक है जो एक्सपेरिमेंट बनाती है विद रियल वर्ल्ड सिचुएशन एक मैथमेटिकल मॉडल के और उस जो सिचुएशन उसको रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कहते हैं व्हाइल कंडक्टिंग जॉब एनालिसिस ऑब्जर्वेशन मेथड इज यूजफुल। जब हम जॉब एनालिसिस कर रहे होते हैं तो ऑब्जर्वेशन मेथड ये यूजफुल कब होता है? तो हमारा जो ऑप्शंस हैं देख लेते हैं। जॉब रिक्वायरमेंट मोर इंटेलेक्चुअल स्किल्स टू कंप्लीट। नेक्स्ट ऑप्शन है जॉब इज रिपीटेटिव इन नेचर, जॉब इज मार्केट ओरिएंटेड एंड रिक्वायर मोर डाटा, जॉब कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेबल फिजिकल एक्टिविटी। तो हम देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो होती हैं वो यूजफुल होती हैं व्हेन जॉब्स कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑब्जर्वेबल फिजिकल एक्टिविटीज एज अपोज टू मेंटल एक्टिविटी। ऑब्जर्वेशन मेथड उस वक्त यूजफुल होते हैं जब जॉब हम देने जाएं और ऑब्जर्व हम करें फिजिकली। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन तब यूजफुल होती हैं जब हम जॉब देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, बंदा जो हमारे सामने हो उसको फिजिकली भी ऑब्जर्व करते हैं और उसको मेंटल एक्टिविटी के साथ भी ऑब्जर्व करते हैं कि उसका आई कांटेक्ट कैसे है, वो बात कैसे कर रहा है। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में हमारी जो होती है वो ऑब्जर्वेशन यूजफुल होती है जब फिजिकल एक्टिविटी के साथ हम किसी बंदे को देखते हैं। तो जॉब कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेबल फिजिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कहते हैं व्हाइल कंडक्टिंग जॉब एनालिसिस द ऑब्जर्वेशन मेथड इज यूजफुल व्हेन। अच्छा ये भी वही क्वेश्चन है लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। कहते हैं जॉब एनालिसिस ऑब्जर्वेशन मेथड में कब यूजफुल होती है? ये इफेक्टिव कंपोनेंट में होती है, कॉग्निटिव में होता है, बिहेवियर में होती है, ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट में होता है। तो देख लेते हैं। एटीट्यूड जो है वो बेसिकली 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक होता है कॉग्निटिव, एक होता है इफेक्ट और तीसरा होता है बिहेवियर। तो कॉग्निटिव का जो कंपोनेंट होता है ये कंसिस्ट करता है पर्सन्स के बिलीफ पर, उसके ओपिनियन पर, उसकी नॉलेज पर, उसकी इन्फॉर्मेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं। यानी कोई भी इंसान अगर कोई भी चीज़ देता है, कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो उसको हम कॉग्निटिव कंपोनेंट कहते हैं। ये शो कराता है बंदे की सोचने समझने की सलाहियत और उसकी एटीट्यूड को।
नेक्स्ट है हमारी इफेक्टिव कंपोनेंट। ये ऐसे कंपोनेंट है जो इमोशन और फीलिंग सेगमेंटेशन देता है एक एटीट्यूड का। ये रिप्रेजेंट करता है कि एक जो पर्सन है वो कैसा सोचता है एक इंसान के बारे में, एक चीज के बारे में। जैसे किसी का पर्सपेक्टिव है, आई डोंट लाइक माई बॉस, आई लाइक माई टीचर, तो ये उसका इफेक्टिव कंपोनेंट है। उसके अंदर की फीलिंग्स, उसके अंदर की इमोशंस है, तो उसको इफेक्टिव कंपोनेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है बिहेवियर कंपोनेंट। दिस रेफर टू एन इंटेंशन टू बिहेव। ये ऐसी इंटेंशन है बिहेव की इन अ सर्टेन टूवर्ड्स समथिंग और समवन, यानी किसी इंटेंशन, ये ऐसी इंटेंशन बताता है कि हम किसी के साथ और किसी के सामने कैसे बिहेव करते हैं। तो इट रिप्रेजेंट द डूइंग और एक्शन ऑफ द पार्ट, यानी हम कैसे काम करते हैं किसी की चीज के साथ या किसी के सामने, तो वो हमारा बिहेवियर कंपोनेंट होता है। तो ऑब्जर्वेशन मेथड में हम क्या चीज देखते हैं, कॉग्निटिव कंपोनेंट, यानी वो बंदा काम कैसे कर रहा है, उसके बिलीव्स क्या है, उसकी नॉलेज क्या है। हमने लास्ट स्लाइड में यही पढ़ा था ना कि ऑब्जर्वेशन हम तब देखते हैं जब फिजिकल काम हो रहा हो, उसके हम फिजिकल रख रखाव के बारे में, उसका आई कांटेक्ट कैसा है, वो बात कैसे कर रहा है। तो ये सारी जो कॉग्निटिव कंपोनेंट में आती हैं चीज जो एक पर्सन से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग रोल इज यूजली एसोसिएटेड विद द एचआर मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से ऐसे कौन से रोल्स हैं जो एसोसिएट होते हैं एक एचआर मैनेजर के एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो रोल्स देख लेते हैं, टॉप लेवल अथॉरिटी, एडवाइजरी, स्टाफ अथॉरिटी, लाइन अथॉरिटी या सुपरवाइजरी अथॉरिटी। तो अथॉरिटीज देख लेती हैं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले एडवाइजरी स्टाफ अथॉरिटी, ये दिस इज द राइट टू एडवाइस। ये एक राइट है ऐसा कि एडवाइस करता है, असिस्ट करता है और दूसरे जो मैनेजर होते हैं उनको सपोर्ट भी करता है। एचआर मैनेजर यूज दिस टू प्रोवाइड स्पेशल एक्सपर्टीज। एचआर इन मैनेजर को यूज करता है ताकि स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज हो वो दिए जाएं, जैसे लीगल और हायरिंग एडवाइस, लाइक ऐसी एडवाइस जिससे लोगों का भला हो। तो ये एडवाइजरी स्टाफ अथॉरिटी होती हैं जो असिस्ट करते हैं और दूसरे मैनेजर को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लाइन अथॉरिटी। लाइन अथॉरिटी क्या होती है, द राइट टू गिव डायरेक्शन टू सबऑर्डिनेट्स। जो सबऑर्डिनेट्स को एक डायरेक्शन देते हैं काम कैसे करना है, वो होते हैं लाइन अथॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल अ प्रोडक्शन मैनेजर ऑर्डरिंग अ वर्कर, जैसे एक प्रोडक्शन मैनेजर वो वर्कर को बताता है कि कैसे काम करना है, इसको बाकी चीज़ों को कैसे सॉर्ट करना है, तो वो लाइन अथॉरिटी होती है। फिर आता है हमारे पास टॉप लेवल अथॉरिटी, द पावर हेल्ड बाय सीनियर एग्जीक्यूटिव, सीईओ या बोर्ड टू मेक मेजर कोऑपरेटिव डिसीजन। लाइक वो पावर जो सीनियर एग्जीक्यूटिव के पास होती है, जैसे कि सीईओ हो गया, बोर्ड हो गया, जो बड़े बड़े डिसीजन और कॉपरेशन के ऊपर काम करते हैं उनको हम टॉप लेवल अथॉरिटी कहते हैं। फिर आती है हमारे पास सुपरवाइजर अथॉरिटी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोअर मैनेजर टू ओवरसी डेली ऑपरेशंस एंड टास्क। लाइक वो मैनेजर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोअर लेवल मैनेजर के टू ओवरसी डेली ऑपरेशंस एंड टास्क, ताकि ये देखा जाए कि ओवरसी की डेली ऑपरेशन और जो टास्क हैं वो कैसे फुलफिल हो रहे हैं। तो उसको हम कहते हैं ओवरसी डेली ऑपरेशन एंड टास्क। तो हमारा जो आंसर था उसका है एडवाइजरी स्टाफ अथॉरिटी, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजली एसोसिएटेड विद द एचआर मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो अदर मैनेजर को एडवाइस करते हैं, असिस्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो हमारे एडवाइजरी या स्टाफ अथॉरिटी के मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन स्टैटिकल अप्रोच ऑफ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो स्टैटिकल अप्रोच में आती हैं, सिवाय यानी किसी एक चीज को बताना है जो स्टैटिकल अप्रोच में नहीं आती। ट्रेंड एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस और रिग्रेशन एनालिसिस। तो देख लेते हैं स्टैटिकल अप्रोच की बेसिकली 3 अप्रोचेज होती हैं, एक ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस। तो वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले है ट्रेंड एनालिसिस, अ स्टैटिकल टेक्निक दैट स्टडीज अ फर्म पास्ट एम्प्लॉयज लेवल ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर टू प्रिडिक्ट फ्यूचर नीड्स। यानी ऐसी स्टैटिकल टेक्निक्स जो स्टडी करती है एक फर्म के पास एम्प्लॉयज के हवाले से, उनके लेवल्स के हवाले से, यानी कि जो सालों साल काम कर रहे होते हैं, ताकि ये देखा जाए कि फ्यूचर में और किस चीज़ की नीड होगी। Next are ratio analysis, a forecast technique for determining future staff need by using ratio between a casual factor। यानी ऐसी फोरकास्टिंग की टेक्निक जो ये बताती है कि फ्यूचर के स्टाफ को कौन कौन से रेशियो के अंदर काम करना चाहिए बिटवीन अ कैजुअल फैक्टर, यानी कैजुअल फैक्टर में रख कर, लाइक सेल वॉल्यूम एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड। और ये भी बताता है कि कितना इनके काम उनको करना चाहिए और फर्दर कितने और रिक्वायर्ड हैं। फिर आता है हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस, अ मोर कम्प्लेक्स स्टैटिकल मेथड दैट इज यूजेस द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स, प्रोडक्शन और अदर वेरिएबल्स एंड द फर्म एम्प्लॉय लेवल्स टू फोरकास्ट रिक्वायरमेंट। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टैटिकल मेथड है जो इसलिए यूज होता है कि रिलेशनशिप देखे जाए बिटवीन सेल्स, प्रोडक्शन और अदर वेरिएबल्स एंड द फर्म्स एम्प्लॉय। यानी ये जो रिलेशनशिप देखने के लिए यूज होता है, लाइक उसमें सेल्स कितनी हुई, उसमें प्रोडक्शन कितनी हुई और जो अदर एम्प्लॉय के साथ हमारे रिलेशनशिप हैं
हमारी फोरकास्टिंग के रिक्वायरमेंट में वो चीजें देखते हैं। और थर्ड हमारे पास आता है सेंसिटिव एनालिसिस। ये एक साइमुलेटिव और व्हाट इफ टेक्निक है। ये इसलिए यूज होती है कि देखा जाए हाउ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इफेक्ट अ डिपेंडेंट वेरिएबल। इस ये देखा जाता है कि बाकी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कैसे एक डिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंड करती हैं। वाइल इट यूजेस मैथ्स, इट इज कैरेक्टराइज्ड एज अ प्राइमरी स्टैटिकल फोरकास्टिंग टूल फॉर HR लेबर डिमांड इन योर हैंड। वाइल इट यूजेस मैथ, जबकि मैथ यूज करता है, इट इज नॉट कैरेक्टराइज्ड एज अ प्राइमरी, यानी इसको प्राइमरी में कैरेक्टराइज नहीं किया जाता। तो स्टैटिकल फोरकास्टिंग टूल है फॉर HR लेबर। ये हमारे जो हैंडआउट्स में है इसमें डिमांड की गई है इनकी। तो इसका आंसर है हमारे पास सेंसिटिव एनालिसिस, क्योंकि सेंसिटिव एनालिसिस में स्टैटिकल अप्रोच नहीं की गई हमारे हैंडआउट्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू रिप्रेजेंट द एफर्ट डायरेक्टली टूवर्ड्स अचीविंग आउटकम्स। यानी इसमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो रिप्रेजेंट करती है एफर्ट टूवर्ड्स आवर अचीवमेंट। ठीक है, तो पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क या टास्क। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इट रेफर टू द ऑब्लिगेशंस, ये उन कामों से रेफर करती है, और एफर्ट से रेफर करती है ऑफ एनी इंडिविजुअल, किसी एक इंसान से, टू परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटीज टू अचीव स्पेसिफिक आउटकम्स और रिजल्ट। लाइक ये उन ऑब्लिगेशन, उन ऑब्लिगेशंस कहती है ड्यूटीज को। तो ये उन ड्यूटीज, उन एफर्ट्स, उन कोशिशों को कहा जाता है जो एक आम इंसान, जो एक अकेला इंसान परफॉर्म करता है सर्टेन एक्टिविटीज को हासिल करने के लिए, टू अचीव स्पेसिफिक आउटकम्स ऑफ द रिजल्ट, ताकि हासिल कर सके स्पेसिफिक आउटकम उस रिजल्ट के। नेक्स्ट है वर्क, अ ब्रॉड टर्म रिप्रेजेंटिंग एनी फिजिकल और मेंटल एफर्ट डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ गोल। लाइक ऐसी बोर्ड टर्म जो रिप्रेजेंट करती है कोई भी फिजिकल या मेंटल एफर्ट की जो एक गोल की तरफ हो, बट इट इज नॉट द स्पेसिफिक HR टर्म फॉर ऑब्लिगेटेड एफर्ट। लेकिन ये HR टर्म में ऑब्लिगेटेड एफर्ट में स्पेसिफिक नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास टास्क, एक डिस्टिंक्ट, एक यानी यूनिक आइडेंटिफाइएबल वर्क है, एक्टिविटी है, कंपोज्ड ऑफ स्पेसिफिक मोशन। लाइक जो मोशन में काम हो रहा है, जस्ट लाइक टाइपिंग अ लेटर, डूइंग समथिंग, ये सब जो होती हैं टास्क में आते हैं, जो यूनिक होता है, आइडेंटिफाइएबल होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मोशन में होता है। नेक्स्ट है पोजीशन, द कलेक्शन ऑफ टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म बाय वन पर्सन। यानी ऐसा टास्क, यानी टास्क होता है सिंगल काम, और जो पोजीशन होती है ये मल्टीपल टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी एक पर्सन से की जाए तो उसको हम पोजीशन कहते हैं। जैसे 10 क्लर्क्स हैं और उसकी 10 पोजीशंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एफर्ट डायरेक्ट टुवर्ड्स अचीविंग आउटकम्स। तो कौन सी एफर्ट्स है जो हमारे आउटकम्स को देखने में हेल्प आउट करती है? तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो इसका हम सेकंड पार्ट बना लेते हैं। वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है, तो इसको फर्दर जो MCQs हैं आपके वो सेकंड पार्ट में कवर करते हैं।